नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। विषय है कि भारत में न्याय मतलब जस्टिस वो सब तक कैसे पहुंचे। और खास तौर पर हम उन वैकल्पिक रास्तों, उन मंचों को समझेंगे जो हमारी जो ट्रेडिशनल न्याय व्यवस्था है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है आज। हाँ, और देखिए, इस चर्चा के लिए हमने जो जानकारी ली है वो एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी किताब इंडियन पॉलिटी से है। अच्छा। 8वां संस्करण, उसका अध्याय 38। ये हमें लोक अदालत से लेकर वो कमर्शियल कोर्ट्स तक कई अलग अलग जो जुडिशियल और सेमी जुडिशियल बॉडीज हैं उनकी बनावट और कामकाज के बारे में बताता है। जी, काफी विस्तृत जानकारी है उसमें। तो हमारा मकसद साफ है, इन वैकल्पिक सिस्टम्स को ठीक से समझना, ये क्यों बनी, कैसे काम करती हैं, और सबसे जरूरी एक आम नागरिक के लिए इनका क्या मतलब है, क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस बातचीत को सही नजरिए से देखने के लिए ये याद रखना बहुत अहम है कि हमारे संविधान की बुनियाद में ही न्याय का वादा है। हाँ, अनुच्छेद 39A है ना। हाँ, अनुच्छेद 39A साफ कहता है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई भी नागरिक मतलब गरीबी या किसी और मजबूरी की वजह से न्याय पाने से रह ना जाए। सही। और इसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता का इंतजाम हो। इसी तरह अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी की बात करता है। बिल्कुल। तो इसी संवैधानिक सोच को जमीन पर उतारने में आप देखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, उसकी भूमिका बहुत केंद्रीय है। तो नालसा से ही शुरू करते हैं फिर। ये संस्था है क्या और ये बनी कैसे? जी, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका गठन हुआ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत, और ये काम करना शुरू किया इसने 9 नवंबर 1995 से। अच्छा, 1995 से। हाँ, और इसका सीधा उद्देश्य है समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुफ्त और सक्षम कानूनी मदद देना ताकि न्याय पाने की दौड़ में कोई पीछे न छूटे। ये जो समान अवसर का सिद्धांत है ना, उसको हकीकत बनाता है एक तरह से। तो ये सिर्फ दिल्ली लेवल पर है या पूरे देश में फैला हुआ है? कैसा है इसका स्ट्रक्चर? नहीं, ये पूरे देश में फैला हुआ एक नेटवर्क है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है नालसा। ठीक है। फिर हर राज्य में है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी SLSA, और हर हाई कोर्ट के लिए है हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी HCLSC। अच्छा, राज्य और हाई कोर्ट लेवल पर भी? जी, और नीचे जाएं तो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA, और लगभग हर तालुका में तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी TLSC। अरे वाह, काफी गहरा नेटवर्क है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है SCLSC। ये सब मिलकर नालसा की जो नीतियां हैं उनको लागू करते हैं। तो इनका मुख्य काम क्या हुआ फिर? क्या सिर्फ मुफ्त वकील देना इनका काम है? मुफ्त कानूनी सेवा देना तो एक बहुत बड़ा काम है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये अथॉरिटीज पॉलिसीज बनाती हैं, नीतियां, ताकि कानूनी मदद सही ढंग से पहुंचे। हाँ। ये विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करती हैं। लोक अदालतें, हाँ। और खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कैंप्स भी लगाती हैं। अच्छा, तो जब हम कहते हैं मुफ्त कानूनी सेवाएं, तो इसमें आता क्या क्या है? मतलब सिर्फ वकील की फीस? नहीं, इसमें काफी चीजें शामिल हैं, जैसे कोर्ट की फीस हो गई या मुकदमे से जुड़े दूसरे खर्चे। हाँ। केस लड़ने के लिए वकील मुहैया कराना, कोर्ट के जो आदेश होते हैं या दूसरे जरूरी कागजात, उनकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना। अच्छा, कॉपी वगैरह भी? हाँ, यहाँ तक कि अपील तैयार करना हो या कागजात की छपाई करानी हो, अनुवाद कराना हो, उसका खर्च भी इसमें शामिल हो सकता है। कहने का मतलब है कानूनी प्रक्रिया में जहां भी पैसे की मदद की जरूरत पड़े वो देने की कोशिश की जाती है। ये तो वाकई बहुत व्यापक है, पर कौन लोग हैं जो इस मदद के हकदार हैं? क्या कोई भी? नहीं, कोई भी नहीं। इसके लिए पात्रता तय की गई है ताकि मदद सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। ठीक है, कौन कौन है इसमें? इसमें शामिल है महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के सदस्य, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, जो बड़ी आपदाएं होती हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप या कोई इंडस्ट्रियल हादसा, उसके शिकार लोग। अच्छा। दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गए लोग, ऐसे लोग जिनकी सालाना आमदनी एक तय सीमा से कम है। ये सीमा नालसा और सुप्रीम कोर्ट कमेटी के लिए अलग अलग है। कितनी है वो सीमा? जैसे नालसा के लिए ये 1 लाख रुपए सालाना है और सुप्रीम कोर्ट कमेटी के लिए 5 लाख रुपए। अच्छा, अलग अलग है। हाँ, और इसमें मानव तस्करी या बेगारी के शिकार व्यक्ति भी शामिल है।
समझ गया। तो नालसा की भूमिका तो साफ हो गई कि वो कानूनी मदद का एक पूरा ढांचा और पहुंच बनाने का काम करता है। लेकिन अब आते हैं विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक रास्तों पर। इसमें लोक अदालत का नाम बहुत सुनने को मिलता है। ये क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी जब हमारे पास रेगुलर कोर्ट्स हैं ही? लोक अदालत, इसका मतलब ही है लोगों की अदालत। हाँ। ये कोई एकदम नया विचार नहीं है, बल्कि ये गांधी जी के सिद्धांतों और हमारी जो पुरानी पंचायती व्यवस्था थी, अच्छा, उससे प्रेरित है। ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR। हाँ, ADR। जरूरत इसलिए पड़ी, जैसा आपने कहा, क्योंकि हमारी जो नियमित अदालतें हैं वो मुकदमों के बोझ से दबी हुई हैं। हाँ, वो तो है। वहां प्रक्रिया अक्सर लंबी हो जाती है, खर्चीली, जटिल। लोक अदालतें एक ऐसा मंच देती हैं जहां आपसी सहमति से बिना ज्यादा औपचारिकता के जल्दी और सस्ते में विवाद सुलझाए जा सकें। स्पीड और कॉस्ट, बिल्कुल। और सबसे खास बात है सुलह की भावना। यहाँ कोई एक पक्ष जीतता या हारता नहीं है। अच्छा। हाँ, मिलकर हल निकाला जाता है, सौहार्दपूर्ण समाधान। तो ये गांधीवादी विचार कानूनी हकीकत कब बना, मतलब इसे लीगल बैकिंग कब मिली? इसका पहला प्रयोग हुआ था 1982 में गुजरात में। वो काफी सफल रहा। अच्छा, गुजरात में। हाँ, इसके बाद ये धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ, लेकिन शुरू में ये वॉलंटरी था, मतलब स्वैच्छिक, और इसके फैसलों की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। पर जब इसकी उपयोगिता दिखी तो इसे स्थायी और कानूनी रूप देने की मांग उठी। इसी के चलते जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 है ना, हाँ, नालसा वाला एक्ट, उसी एक्ट ने लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया, स्टैट्यूटरी स्टेटस। अब इनके जो फैसले होते हैं, जिन्हें अवार्ड कहते हैं, वो सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह ही मान्य है और बाध्यकारी भी। अच्छा, तो ये अवार्ड बिल्कुल कोर्ट के फैसले जैसा ही है? जी बिल्कुल। तो ये लोक अदालतें लगती कहाँ हैं और कौन से मामले सुन सकती हैं? इनका आयोजन वही लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज करती हैं जिनके बारे में हमने बात की, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका लेवल पर, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कमिटियां। ठीक है। इनमें आमतौर पर एक जुडिशियल ऑफिसर अध्यक्ष होते हैं और साथ में वकील या सामाजिक कार्यकर्ता जैसे सदस्य हो सकते हैं। और मामले किस तरह के केसेस? ये दो तरह के मामले देख सकती हैं। एक जो पहले से किसी कोर्ट में चल रहे हैं और दोनों पार्टीज चाहती हैं कि उन्हें लोक अदालत में सुलझा लिया जाए। अच्छा, कोर्ट से रेफर होकर। हाँ, और दूसरा ऐसे मामले जो अभी कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं है, जिन्हें प्री लिटिगेशन मामले कहते हैं। प्री लिटिगेशन? हाँ, बस एक शर्त है, ये ऐसे क्रिमिनल मामलों को नहीं सुन सकती जिनमें समझौता करने की इजाजत कानून नहीं देता, मतलब जो गैर शमनीय या नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। गैर शमनीय मतलब वो गंभीर अपराध जिनमें पीड़ित और आरोपी आपस में समझौता करके केस वापस नहीं ले सकते, है ना? यस, जैसे हत्या वगैरह। बिल्कुल सही, जैसे हत्या, डकैती, ऐसे गंभीर मामले ये लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं। और कोई केस लोक अदालत तक पहुंचता कैसे है? क्या कोर्ट खुद भेजता है या पार्टीज जाती हैं? कई तरीके हैं। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और दोनों पार्टीज राजी हैं तो कोर्ट भेज सकता है। ठीक है। या अगर कोई एक पार्टी अर्जी दे और कोर्ट को लगे कि हाँ भाई यहाँ समझौते की गुंजाइश है तो भी भेजा जा सकता है। अगर कोर्ट को खुद ही लगता है कि मामला लोक अदालत के लायक है तो वो भी पहल कर सकता है। अच्छा। और जो मामले अभी कोर्ट में नहीं आए, यानी प्री लिटिगेशन वाले, उनमें अगर कोई भी पार्टी आयोजन करने वाली एजेंसी के पास अर्जी देती है तो वो मामला लोक अदालत में रखा जा सकता है। क्या इन लोक अदालतों के पास वैसी ही शक्तियां होती हैं जैसी आम अदालतों के पास, जैसे गवाह बुलाना या सबूत मांगना? हाँ, सिविल मामलों के निपटारे के लिए इनके पास सिविल कोर्ट वाली कई शक्तियां होती हैं। ये किसी को गवाही के लिए बुला सकती है, शपथ पर बयान ले सकती हैं। अच्छा। कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकती हैं, किसी सरकारी दफ्तर से रिकॉर्ड मंगा सकती हैं। ये अपनी कार्यवाही के नियम खुद भी तय कर सकती हैं, जिससे प्रक्रिया थोड़ी लचीली रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, और कानूनी नजरिए से इनकी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही ही मानी जाती है। और इनके फैसले जिन्हें आपने अवार्ड कहा, जी, उनका क्या वजन होता है? फाइनल होता है? इनका अवार्ड बहुत अहमियत रखता है। ये किसी सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर माना जाता है। ये फाइनल होता है और सभी पक्षों पर लागू होता है, मतलब बाध्यकारी होता है। बाध्यकारी। और सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। कोई अपील नहीं? जी नहीं। जो फैसला हो गया वो पत्थर की लकीर है।
इससे होता क्या है कि मुकदमों का वो अंतहीन सिलसिला रुकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। ये जानना भी रोचक है कि लोक अदालतें भी कई तरह की होती हैं, जैसे राष्ट्रीय लोक अदालतें। राष्ट्रीय? हाँ, ये पूरे देश में एक साथ सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका लेवल तक रेगुलर इंटरवल पर लगती हैं। 2015 से तो ये हर महीने किसी खास विषय पर लग रही हैं। हर महीने? अच्छा जी। फिर नियमित लोक अदालतें होती हैं जो स्थायी रूप से काम करती हैं। मोबाइल लोक अदालतें होती हैं जो वैन में चलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचती हैं। मोबाइल कोर्ट्स की तरह? बिल्कुल। और मेगा लोक अदालतें किसी एक दिन राज्य की सभी अदालतों में एक साथ आयोजित होती हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो आम आदमी के लिए लोक अदालत के फायदे क्या हुए? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके कई फायदे गिनाए हैं। पहला, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। अगर पहले जमा की है तो समझौता होने पर वापस मिल जाती है। पैसा बचता है? बिल्कुल। दूसरा, प्रक्रिया बहुत फ्लेक्सिबल है। सख्त कानूनी दांव पीच में नहीं उलझना पड़ता और फैसला जल्दी आता है। तीसरा, जो पार्टीज हैं वो सीधे जज से बात कर सकती हैं वकील के जरिए, जो आम कोर्ट में मुश्किल होता है। अच्छा, डायरेक्ट इंटरेक्शन। हाँ, और चौथा, जैसा हमने कहा, फैसला फाइनल होता है, आगे अपील का झंझट नहीं। सही। विधि आयोग ने भी एडीआर यानी इन वैकल्पिक तरीकों के फायदे बताए हैं। कम खर्चा, कम समय, तकनीकी बारीकियों से मुक्ति, खुलकर बात रखने का मौका मिलता है। हाँ। और सबसे अहम, वो हार जीत वाली भावना नहीं होती। समाधान पर जोर रहता है, जिससे रिश्ते भी खराब नहीं होते। रिश्ते बचाना भी एक पहलू है। अच्छा, लोक अदालतों के बाद एक और नाम आता है स्थायी लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत। ये अलग कैसे है? हाँ, ये 2002 में कानून में संशोधन करके स्थायी लोक अदालतों यानी परमानेंट लोक अदालत का प्रावधान किया गया। इनका खास मकसद है सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा करना। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जी बिल्कुल। ये ऐसी सेवाएं हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी सेवाएं आती हैं इसमें, और क्या इनमें भी कोई पैसों की सीमा है, जैसे लोक अदालत में तो नहीं थी? नहीं, इनमें सीमा है। सेवाओं में आती हैं ट्रांसपोर्ट, यात्री या माल ढुलाई, डाक, तार, टेलीफोन, बिजली, पानी की सप्लाई, साफ सफाई, अस्पताल और बीमा जैसी सेवाएं। अच्छा, ये सब? हाँ, अगर इन सेवाओं से जुड़ा कोई विवाद है तो आप स्थायी लोक अदालत जा सकते हैं। इनमें एक आर्थिक सीमा भी है। फिलहाल ये 1 करोड़ रुपए तक के मामलों को सुन सकती हैं। 1 करोड़? पहले कम थी? हाँ, पहले ये 10 लाख थी, 2015 में इसे बढ़ाया गया। और हाँ, लोक अदालतों की तरह ये भी गैर शमनीय आपराधिक मामलों को नहीं सुन सकती। इनकी बनावट में भी एक अध्यक्ष होते हैं जो जज रह चुके हों, और 2 सदस्य होते हैं जिन्हें इन सेवाओं का अनुभव हो। इनकी प्रक्रिया में क्या खास है? क्या ये लोक अदालत से अलग है? हाँ, एक बड़ा फर्क है। स्थायी लोक अदालत में आप सीधे जा सकते हैं, यानी कोर्ट जाने से पहले। अच्छा, प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही? हाँ, और एक बार आपने यहाँ अर्जी दे दी तो फिर उसी मामले को लेकर आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। ओह, ये तो महत्वपूर्ण है। जी, यहाँ पहले कोशिश होती है कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाए। अगर हो गया तो उसी आधार पर फैसला यानी अवार्ड दे दिया जाता है। जी। लेकिन अगर समझौता नहीं हो पाता, हाँ, तो क्या होता है? तो ये अदालत मामले के गुण दोष यानी मेरिट्स के आधार पर खुद फैसला सुनाती है। अच्छा, ये खुद डिसाइड करती हाँ। है। हाँ, ये लोक अदालत से अलग है, जहाँ समझौता न होने पर मामला वापस रेगुलर कोर्ट में चला जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। समझ गया। और इनका फैसला भी अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होता है, जो बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, अब उन मामलों पर आते हैं जो अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं। पारिवारिक विवाद। इनके लिए पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट्स बनाए गए। इनका क्या उद्देश्य है? पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत इनकी स्थापना हुई। इनका मुख्य लक्ष्य है शादी ब्याह और परिवार से जुड़े झगड़ों में पहले सुलह समझौते को बढ़ावा देना। सुलह पर जोर। वाह, बिल्कुल। और अगर वो मुमकिन ना हो तो फिर मामलों का जल्दी निपटारा करना। मकसद ये था कि इन नाजुक मामलों को सामान्य दीवानी मुकदमों की तरह ना देखा जाए। एक अलग नजरिए की जरूरत थी। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या आम अदालतें इन मामलों के लिए ठीक नहीं थी? देखिए, कई महिला संगठनों और समाज के दूसरे वर्गों की ये मांग थी कि पारिवारिक झगड़ों के लिए एक अलग, ज्यादा संवेदनशील व्यवस्था होनी चाहिए। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन मामलों में कोर्ट का रवैया थोड़ा अलग होना चाहिए, जिसमें सुलह पर जोर हो। सिविल प्रक्रिया संहिता में सुलह का प्रावधान तो था, पर उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अच्छा,
इसलिए ऐसे न्यायालयों की जरूरत महसूस हुई जहां विशेषज्ञता हो, प्रक्रिया थोड़ी अनौपचारिक हो, खर्च कम हो और सबसे जरूरी माहौल ऐसा हो कि रिश्ते बचाने की कोशिश पहले की जाए। तो ये पारिवारिक न्यायालय कहाँ स्थापित होते हैं और क्या-क्या मामले सुनते हैं? राज्य सरकारें इन्हें हाई कोर्ट की सलाह से स्थापित करती है। जहां भी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां पारिवारिक न्यायालय बनाना जरूरी है। 10 लाख प्लस शहरों में जरूरी है। जी, इनके दायरे में शादी से जुड़े मामले आते हैं, जैसे तलाक, अलग रहने का आदेश या साथ रहने के अधिकार की बहाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक। पति पत्नी के बीच संपत्ति का झगड़ा, किसी बच्चे के असली माँ बाप कौन है ये तय करना, मतलब वैधता, बच्चों की कस्टडी यानी संरक्षकता, और पत्नी, बच्चों या माता पिता के गुजारे भत्ते यानी भरण पोषण से जुड़े मामले। काफी विस्तृत दायरा है। हाँ, और इनकी प्रक्रिया में कुछ खास बातें हैं जो इन्हें अलग बनाती हैं। पहली, कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले समझौते की पूरी कोशिश करें। अनिवार्य है कोशिश करना। हाँ, अनिवार्य है। इसके लिए वो काउंसलर या समाज सेवी संस्थाओं की मदद ले सकता है। दूसरी, यहाँ वकीलों की भूमिका सीमित है। वकील नहीं होते? होते हैं, पर अनिवार्य नहीं। पक्षकार सीधे अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि कोर्ट चाहे तो किसी कानूनी जानकार को एमिकस क्यूरी यानी न्यायालय मित्र के तौर पर मदद के लिए नियुक्त कर सकता है। अच्छा। तीसरी, सबूत और प्रक्रिया के नियम भी थोड़े सरल रखे गए हैं, ज्यादा फॉर्मल नहीं। और चौथी, इनके फैसले के खिलाफ सिर्फ एक अपील हो सकती है, वो भी सीधे हाई कोर्ट में। सिर्फ एक अपील सीधे हाई कोर्ट में। ठीक है, ये तो शहरी और पारिवारिक मामलों की बात हुई, लेकिन ग्रामीण भारत में न्याय पहुंचाने के लिए भी क्या कोई खास व्यवस्था है? हमने ग्राम न्यायालयों के बारे में सुना है। हाँ, बिल्कुल। ग्रामीण भारत में न्याय को सुलभ बनाने के लिए 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम बनाया गया। 2008 का एक्ट? जी, इसका मकसद है गांव के लोगों को, खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, उनके दरवाजे पर ही सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना। ये भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 39A की भावना के अनुरूप है। इन्हें बनाने का विचार कहाँ से आया था? विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में गांव स्तर पर ऐसे न्यायालयों की सिफारिश की थी। अच्छा, लॉ कमीशन की सिफारिश। हाँ, ताकि छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामले गांव में ही जल्दी और कम खर्च में निपट सकें। ये कानून काफी हद तक उन्हीं सिफारिशों पर आधारित है। तो ये ग्राम न्यायालय काम कैसे करते हैं? क्या ये पंचायत की तरह है? नहीं, ये पंचायत नहीं है। ये बाकायदा न्यायिक अदालतें हैं। इनका दर्जा होता है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ओह, तो ये प्रॉपर कोर्ट्स हैं। जी, इनके जज, जिन्हें न्यायाधिकारी कहते हैं, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार हाई कोर्ट की सलाह से करती है। ये ब्लॉक लेवल पर यानी मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर स्थापित होते हैं। ठीक है। इनकी खासियत है कि ये मोबाइल कोर्ट्स हैं, मतलब ये अपने हेडक्वार्टर के अलावा आसपास के गांव में जाकर भी सुनवाई करते हैं। गांव-गांव जाकर? हाँ, इनके पास दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले सुनने का अधिकार होता है। दोनों तरह के? अच्छा। कानून में ही लिस्ट दी गई है कि ये कौन-कौन से मामले सुन सकते हैं। हाँ। फौजदारी मामलों में ये तेजी से सुनवाई के लिए समरी प्रोसीजर अपनाते हैं। संक्षेप प्रक्रिया। हाँ, दीवानी मामलों में भी इनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। यहाँ भी सुलह पर बहुत जोर है, जिसके लिए ये सुलहकर्ताओं यानी कंसिलिएटर्स की मदद लेते हैं। यहाँ भी सुलह? जी, इनका फैसला भी डिग्री की तरह लागू होता है। खास बात यह है कि ये सबूत के कड़े नियमों जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट उससे बंधे नहीं है। अच्छा, तो फिर ये प्राकृतिक न्याय यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर चलते हैं। ओके। फौजदारी मामलों में अपील सेशन कोर्ट में और दीवानी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, और वो भी 6 महीने में निपट जानी चाहिए, ऐसा कहा गया है। 6 महीने की टाइम लिमिट? हाँ, और इनमें प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान भी है। प्ली बार्गेनिंग मतलब जहां आरोपी अपना जुर्म मान लेता है और उसके बदले उसे कुछ रियायत मिल जाती है सजा में? हाँ, कुछ मामलों में ये विकल्प उपलब्ध होता है जिससे मामले जल्दी निपट सकते हैं। तो क्या ये ग्राम न्यायालय हर जगह सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं? इनका जमीनी सच क्या है? सच कहूं तो इनकी स्थिति थोड़ी मिली जुली है। अच्छा। कानून बनाना एक बात है, उसे लागू करना दूसरी। इन्हें स्थापित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट की सलाह से। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। मैंडेटरी नहीं है? नहीं, कई राज्यों ने तालुका स्तर पर ही रेगुलर अदालतें खोल दी हैं।
फिर पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारी कई बार इनके अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने में हिचकते हैं। हिचकते हैं? क्यों? शायद उन्हें लगता है कि ये रेगुलर कोर्ट जितने प्रभावी नहीं या प्रक्रिया की आदत नहीं होती। वकीलों का भी कुछ जगह विरोध रहा है। वकीलों का विरोध? हाँ, शायद अपने प्रैक्टिस पर असर के डर से। फिर नोटरी और स्टैम्प वेंडर जैसी सुविधाएं न होना भी एक दिक्कत है गांव में। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक और समस्या है जुरिस्डिक्शन की। कई मामलों में इनका और रेगुलर अदालतों का अधिकार क्षेत्र ओवरलैप करता है। इन सब चुनौतियों की वजह से ये उतने प्रभावी नहीं हो पाए हैं जितनी उम्मीद थी। अब कोशिश ये है कि इन्हें उन तालुकों में ज्यादा प्राथमिकता दी जाए जहां कोई नियमित अदालत नहीं है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति और संसाधन दोनों चाहिए। अब आखिर में एक और खास तरह के आदतों की बात करते हैं, वाणिज्यिक न्यायालय यानी कमर्शियल कोर्ट्स। ये क्यों बनाए गए? वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 ये बड़े कारोबारी और व्यापारिक झगड़ों मतलब कमर्शियल डिस्प्यूट्स के तेजी से निपटारे के लिए लाया गया। अच्छा, बड़े बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए। हाँ, इसका बड़ा मकसद था देश में कारोबार करने के माहौल को यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना, निवेशकों का भरोसा जीतना और आर्थिक तरक्की को रफ्तार देना। यानी ये खास तौर पर बिजनेस वर्ल्ड के लिए है। इसके पीछे क्या सोच थी, क्यों जरूरत पड़ी इनकी? हाँ, ये मुख्य रूप से व्यापारिक विवादों के लिए है। ऐसे विवाद अक्सर बहुत जटिल होते हैं, बड़ी रकम दांव पर होती है और कानून के पेचीदा सवाल जुड़े होते हैं। अगर ये सालों तक अदालतों में लटके रहे तो इससे न सिर्फ कंपनियों का नुकसान होता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। सही बात है। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इनके लिए एक अलग तेज व्यवस्था की सिफारिश की थी। वाणिज्यिक विवाद की परिभाषा भी काफी बड़ी रखी गई है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट, बैंक ट्रांजैक्शन, मर्जर एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बीमा वगैरह सब आते हैं। काफी कुछ कवर होता है। हाँ, माना गया कि अगर ये मामले जल्दी सुलझेंगे तो विदेशी निवेशक भी भारत में पैसा लगाने से हिचकेंगे नहीं। इनकी बनावट कैसी है? क्या ये भी हर जिले में है? अधिनियम के तहत राज्य सरकारें जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल? जी। इनके फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए जिला जज स्तर पर ही वाणिज्यिक अपील न्यायालय भी बनाए जा सकते हैं और जिन हाईकोर्ट के पास सीधे दीवानी मामले सुनने का अधिकार है, मतलब ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, हाँ, जैसे बॉम्बे, दिल्ली हाई कोर्ट्स, हाँ, वहाँ चीफ जस्टिस एक कमर्शियल डिवीजन और एक कमर्शियल एपेलेट डिवीजन बना सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में अलग डिवीजन? जी। इन अदालतों के लिए एक न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्य यानी स्पेसिफाइड वैल्यू तय किया गया है, मतलब कितने रकम के विवाद यहाँ सुने जाएंगे। फिलहाल ये सीमा कम से कम 3 लाख रुपए है। बस 3 लाख? ये तो कम लगती है कमर्शियल के हिसाब से। हाँ, पहले ये 1 करोड़ रुपए थी, जिसे 2018 में घटा दिया गया, शायद दायरा बढ़ाने के लिए। हो सकता है। इनकी एक बहुत ही खास बात है अनिवार्य पूर्व संस्थान मध्यस्थता, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट। ये क्या है? इसका मतलब है कि कोर्ट में केस दायर करने से पहले पार्टियों को मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश करनी ही होगी। ये अनिवार्य है। अच्छा, हाँ, बशर्ते उन्हें किसी तुरंत राहत की जरूरत ना हो, जैसे कोई स्टे ऑर्डर वगैरह। हाँ। और ये मध्यस्थता कौन करवाता है? वही नालसा या एसएलएसए जैसी संस्थाएं। अच्छा, तो केस करने से पहले ही सुलह की कोशिश अनिवार्य है। ये तो काफी अलग और दिलचस्प है। जी, ये विवादों को कोर्ट पहुंचने से पहले ही निपटाने का एक बड़ा कदम है। तो आज हमने देखा कि कैसे नालसा कानूनी मदद का आधार तैयार करता है और कैसे लोक अदालतें, स्थायी लोक अदालतें, पारिवारिक न्यायालय, ग्राम न्यायालय और वाणिज्यिक न्यायालय जैसे मंच न्याय को अलग अलग स्तरों और जरूरतों के हिसाब से सुलभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे विकल्प हैं। बिल्कुल, इन सभी का मिला जुला लक्ष्य एक ही है, न्याय तक आम आदमी की पहुंच आसान बनाना, हमारी मुख्य अदालतों का बोझ कम करना और खास तरह के मामलों के लिए विशेष और तेज समाधान देना। ये सब मिलकर हमारी न्याय व्यवस्था को ज्यादा समावेशी और असरदार बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। हालांकि जैसा हमने ग्राम न्यायालयों के मामले में देखा, चुनौतियां भी हैं। हाँ, चुनौतियां तो हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा इस पर, ये देखते हुए कि इनमें से कुछ व्यवस्थाएं जैसे ग्राम न्यायालय जमीन पर शायद उतनी सफल नहीं हो पा रही हैं जितनी उम्मीद थी,
तो ऐसे और कौन से व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं जिनसे सुनिश्चित हो कि न्याय के ये वैकल्पिक रास्ते सचमुच भारत में हर किसी के लिए सुलभ और प्रभावी बन सकें?